Hello students, good afternoon to all of you. I Anupama welcome you all at the Savil classes, and today we are going to start lecture number 35 of the English MCQs for the preparation of NTA UGC Net. So I hope you are prepared with the prose writers of the romantic age जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हाँ जी. So before starting with the question series, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Whoever is preparing for this exam ताकि उनको भी benefit हो सके इस MCQ series के जरिए. Alright, so let's start with the question series for today. And the question number 1 is, Tales from Shakespeare was written by Mary and Charles Lamb, Mary Lamb, Charles Lamb, or Lamb, or Coleridge. So Tales from Shakespeare was written together by Mary and Charles Lamb, right? Mary और Charles Lamb दोनों ने जो है भाई बहन ने जो है मिलके Tales from Shakespeare लिखा था. Question number 2. Who among the romantics never saw the mountains? रोमांटिक राइटर्स जिनको नेचर के क्लोज कहा जाता है, पर इनमें से कौन से एसेइस्ट है ना, चाहे फिर वो पोएट्स हैं, चाहे फिर वो नॉवलिस्ट्स हैं, ठीक है, चाहे फिर वो एसेइस्ट्स हैं, दे वर लाइक वेरी क्लोज टू नेचर इन सेक ऑफ लाइक वी से एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारे ट्रीज हैं, बर्ड्स, एनिमल्स हैं, नेचर ह्यूमन नेचर से भी जो है काफी वो मतलब क्लोज थे और उसको बहुत जो है बारीकी से ऑब्जर्व करते थे. तो कौन इसमें से रोमांटिक था जो जिसने कभी माउंटेन्स नहीं देखे थे? सो इट वाज हैजलिट, बायरन, लैम्ब और क्लियर. सो द राइट आंसर इज Charles Lamb again. He was the one who never saw the mountains. Alright, moving on to question number 3. The Romantic era mostly focused on. Romantic era का फोकस सबसे ज्यादा किस चीज पे था? पॉलिटिक्स, फीलिंग, रिलीजन या एजुकेशन? किस चीज पे फोकस था रोमांटिक एरा का? हाँ जी, अब मेरे खिलाड़ी आ चुके हैं, सपना और सोनिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मुझे आंसर्स मिलते रहेंगे. यस, शाइना इज ऑल्सो हियर. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, इट इज फीलिंग. वेरी वेरी राइट, फीलिंग, बिल्कुल सही जवाब. फीलिंग पे फोकस था रोमांटिक एरा का. क्वेश्चन नंबर 4. What historical movement sparked the romantic movement? किस हिस्टोरिकल मूवमेंट ने जो है रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत करवाई थी, या रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत उस हिस्टोरिक मूवमेंट के साथ मानी जाती है? वर्ल्ड वॉर 2, पॉलिटिकल अफेयर्स, द वियतनाम वॉर और द फ्रेंच रेवोल्यूशन? वेरी राइट, यस शाइना, एब्सोल्युटली राइट, इट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. गुड आफ्टरनून टू यू बच्चे. सुरेंद्र बिल्कुल सही जवाब. सोनिया, सपना, आप चारों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5. Who inspired British romantic writers for their ideals of liberty and freedom? कौन सी कंट्रीज ने जो है ब्रिटिश रोमांटिक राइटर्स के अंदर जो आइडियल्स को इंस्पायर करा था रिलेटेड टू लिबर्टी एंड फ्रीडम? अमेरिका एंड फ्रांस, रशिया एंड यूक्रेन, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया और चाइना एंड जापान? कौन सी दो कंट्रीज ने कहां से जो है इंस्पिरेशन मिली थी लिबर्टी एंड फ्रीडम का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक जो एक मोटिव था वो लिबर्टी और फ्रीडम ही था. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम, यस, वेरी राइट सपना एंड सोनिया, इट इज अमेरिका एंड फ्रांस. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, देखो मैंने आपको बातों में हिंट भी दे दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना कहां से जो है किस चीज पे बेस्ड था, लिबर्टी और फ्रीडम. तो obviously their ideals were inspired from France and America. Question number 6. Who created the term romantic period? Romantic period term एक्चुअल में किन राइटर्स ने, किन क्रिटिक्स ने क्रिएट करी थी? रोमांटिक क्रिटिक्स ने, करंट नॉवलिस्ट्स ने, विक्टोरियन क्रिटिक्स ने, या ऑल ऑफ द अबव? Who created the term romantic periods? So it was created by Victorian critics, right? नहीं जी, Victorian critics ने create करी थी, देखो ये term romantic period. All right, question number
7. Who termed romantic age as the age of Wordsworth? किसने जो है रोमांटिक एज को एक और नाम दिया, दैट इट कैन ऑल्सो बी, जैसे हम पहले ऑगस्टन वगैरह को जो है एज ऑफ ड्राइडन भी कह देते हैं, एज ऑफ पोप भी कह देते हैं, है ना, एज ऑफ रीजन भी कह देते हैं, तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज को नाम किसने दिया? लुई कजामिया, सेंसबरी, क्रॉम्पटन रिकेट और बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वाले में एच नहीं आता है, वैसे ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। Who gave this name? It was Louis Kazamia. It was Louis Kazamia, बच्चे, लुई कजामिया ने नाम दिया था। All right, remember this thing. Question number 8. चार्ल्स लैम्ब, अब मुझे पता है यहाँ पे आप बिना ऑप्शंस को देखे मुझे जवाब देंगे। चार्ल्स लैम्ब wrote his essays under the pen name लिया, इलिया, एलिया या आलिया। आई नो आलिया भट्ट तो हो नहीं सकता, है ना, और मुझे पता है कि आप लोग बड़ी जल्दी जवाब देंगे। बिल्कुल सही, इलिया, वेरी राइट। द पेन नेम यूज्ड बाय चार्ल्स लैम्ब वाज इलिया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जरूर आप, जिन भी राइटर्स के पेन नेम, मुझे बड़े दिन हो गए शायद मैंने ये बात आप लोगों को बता नहीं पाई, कभी कभी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। पेन नेम्स जरूर याद करिए, राइटर्स के जिनके भी कोई पेन नेम है, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब इलिया यूज करते थे, चार्ल्स डिकेंस बॉज यूज करते थे, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल पेन नेम था, वैसे उनका नाम कुछ और था, है ना, जॉर्ज इलियट पेन नेम था, मैरी एन इवांस था, तो वो पेन नेम वाला एक क्वेश्चन जो है पक्का आता ही आता है नेट के एग्जाम में। तो जो भी राइटर्स हैं उनके जो भी कोई पेन नेम्स हैं उनको जरूर कवर अप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9. Who was Elia under whose name Lamb published his essays? एक्चुअल में इलिया कौन थे जिसके नाम को जो है चार्ल्स लैम्ब यूज करते थे अपने एसेज लिखने के लिए? लैम्ब्स colleague in Christ's Hospital, Lamb's colleague working with him in the East India House, Lamb's elder brother or none? Yes, absolutely right. It was Lamb's colleague working with him in East India House. Absolutely right. It was Lamb's colleague. ठीक है? Question number 10. Who is best known for his essay on the knocking at the gate in Macbeth? किसका essay है ये? On the knocking at the gate in Macbeth. बड़ा ही important और essay है ये। विलियम हैजलिट का है, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी और विलियम वर्ड्सवर्थ। Who is the writer of On the Knocking at the Gate in Macbeth? Absolutely right. It is again, it's by Thomas De Quincey. Very, very right. Thomas De Quincey. Question number 11. Cockney School of Poetry, a phrase coined on analogy with the. Cockney School जो phrase है वो किस स्कूल, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो है वो किस जो है राइटर्स के साथ जोड़ा जाता है? लेक स्कूल ऑफ पोएट्स, रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्स, ऑगस्टन पोएट्स या फायरसाइड पोएट्स? हाँ जी, जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है, इट इज एसोसिएटेड with whom it is associated? The Cockney School of Poetry. बच्चे, it is associated with Lake School of Poets. It is associated with Lake School of Poets, right? Fireside poets तो बहुत बाद में आते हैं, एकनसाइड वगैरह जो उसमें poets हैं, मुझे 3-4 poets ही हैं Lake School of Poets की तरह, है ना, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी, है ना। फायरसाइड में भी 3-4 poets ही हैं, लेकिन वो काफी बाद में आते हैं। Good afternoon, Rajan. All right. Question number 12. From whom did the English Romantic poets get the idea of return to nature? कौन से पोएट से जो है रोमांटिक पोएट्स ने ये आइडिया लिया रिटर्न टू नेचर का? थियोक्राइट्स, गॉडविन, कॉबिट या रूसो? कौन से राइटर से जो है ये आइडिया लिया था रिटर्न टू नेचर का, जो कोलरिज के लिरिकल बैलेड्स की नींव भी है ना? रिटर्न इन नेचर, लाइक क्लोजनेस टू लैंग्वेज, क्लोजनेस टू नेचर, है ना, क्लोजनेस टू नेचुरल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, रूरल लैंग्वेज, है ना, रूरल थीम्स, सब्जेक्ट मैटर. So it was by Rousseau
They were inspired by Rousseau, right? Question number 13. Romanticism stands for informality, authority, regimentation or regulation. इन चारों में से क्या चीज डिफाइन करती है रोमांटिसिज्म को? इज इट इनफॉर्मेलिटी, इज इट अथॉरिटी, इज इट रेजिमेंटेशन और इज इट रेगुलेशन? कौन सी चीज डिफाइन करती है रोमांटिसिज्म को? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सोनिया. इट इज, यस, इट इज इनफॉर्मेलिटी. जब हम नेचर से क्लोज होते हैं ना तो चीजें इनफॉर्मल. सी, राइट नाउ आई टोल्ड यू, है ना, कि कैजुअल सी लैंग्वेज, सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल से सब्जेक्ट मैटर्स, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्मल. वी कैन नॉट टॉक अबाउट अथॉरिटी. रेजिमेंटेशन मीन्स ग्रुपिंग, है ना, जैसे आर्मी में रेजिमेंट्स बनी होती हैं, तो रेजिमेंटेशन का भी कुछ लेना देना नहीं है और रेगुलेशन का भी नहीं, क्योंकि जब हम नेचर के क्लोज होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली कोई रूल्स की जरूरत नहीं होती. रेगुलेशन इज रूल्स, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. द रोमांटिक मूवमेंट began with the publication of Wordsworth's preface to lyrical ballads, Lady of the Lake और कुबला खान. किसके साथ जो है रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है? इज इट प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, लेडी ऑफ द लेक और कुबला खान? जल्दबाजी में जवाब दिया देखो आप लोगों ने. इट इज लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड्स. प्रीफेस तो बाद में ऐड किया था, नो डाउट. कहीं कहीं पे अगेन मैं भी आपको ये बात बताती हूं कि बहुत सारी बुक्स में जो है आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो है उसके साथ बिगिनिंग मानी जाती है रोमांटिक मूवमेंट की. लेकिन देखो, अगर हम लॉजिकली सोचें तो 17 जो है 98 में पब्लिश हुआ था. 1798 में ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, जबकि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आई थिंक 1800 या 1801 में आया था, है ना. तो लिरिकल बैलेड्स के साथ शुरुआत मानी जाएगी. All right, question number 15. What was the full name of Leigh Hunt? ली हंट का फुल नेम क्या था? जोसेफ हेनरी ली हंट, जो हेनरी ली हंट, जेम्स हेनरी ली हंट और थॉमस हेनरी ली हंट? What was the full name of Leigh Hunt? He was known as with the name of J.H. Leigh Hunt, but J.H. will be Joseph Henry, Joe Henry or James Henry. Very, very right, Sapna. It is James Henry Leigh Hunt. Absolutely right. Question number 16 से पहले अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो प्लीज अपना नाम, यूजीसी का सब्जेक्ट लिख के इसमें से किसी भी नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16. Wherein was Lamb's essays first published serially? कौन सी मैगजीन में लैम्ब के एसेज जो हैं पहली बार, मतलब सबसे पहले जो है पब्लिश हुए थे? इन द लंडन मैगजीन, इन ब्लैकवुड्स मैगजीन, इन द क्वार्टरली रिव्यू और इन द एडिनबर्ग रिव्यू? Lamb's essays got published in which magazines Lamb's essays appeared? It was the London magazine. Yes, it was the London magazine. All right, चलिए, question number 17. The poem Abou Ben Adhem was written by. Who is the writer of Abou Ben Adhem? हाँ जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने इस पोयम का. Abou Ben Adhem. William Wordsworth, J.H. Leigh Hunt, Henry Longfellow or Robert Frost? Who is the writer of Abou Ben Adhem? So Abou Ben Adhem is written by James Henry Leigh Hunt. No doubt he is known as a journalist. Basically उनको एक जर्नलिस्ट के तौर पे जाना जाता है, but
ये यस, वेरी राइट सोनिया, वेरी राइट, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ पोएम्स भी जो है पब्लिश हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच जेम्स हेनरी ली हंट बुक पब्लिश इन 1828 शॉक्ड पीपल? हेनरी ली हंट की कौन सी बुक जो कि 1828 में पब्लिश हुई थी, लोगों को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था? स्टोरीज फ्रॉम द इटालियन पोएट्स, इमेजिनेशन एंड फैंसी, लॉर्ड बायरन एंड सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज, अ जार ऑफ हनी फ्रॉम माउंट हेबला? Which of these books published by Leigh Hunt shocked the people in 1828? So that book was Lord Byron and some of his contemporaries. All right? इस बुक ने ली हंट की ने जो है लोगों को शॉक कर दिया था उस टाइम के। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच essay does a lamb make an indirect does Lamb, this is Lamb, Charles Lamb, make an indirect allusion to his frustration in love? कौन से ऐसे में लैम्ब जो है अपने लव को लेके जो फ्रस्ट्रेशन है वो डिपिक्ट करते हैं इनडायरेक्टली? Poor relations, bachelor's complaint, dream children, या sweet children? Yes, Sonia and Sapna, your answer is absolutely correct. It is dream children. जिसमें उन्होंने वो कहानी दिखाई है ना सारी कि बच्चों को वो इमेजिन करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो गायब हो जाते हैं उनके देखते देखते, वो अपने उन बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, वो कहानी भी सुनाते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, बट देन ही रियलाइजेस दैट ही वाज जस्ट इमेजिनिंग, he was not at all married, right? तो फिर बच्चे कहां से आएंगे? Question number 20, the angel whom Abou Ben Adhem saw was, Abou Ben Adhem जिस एंजल को देखते हैं वो एंजल क्या कर रहा होता है? Reading a holy book, sitting quietly, praying to God, or writing in a book of gold? What was the angel whom Abou Ben Adhem saw? Was reading a holy book, sitting quietly, praying to God, or writing in a book of gold? So that angel was writing in a book of gold. All right. Question number 21. James Leigh Hunt wrote what types of literature? किस तरह का लिटरेचर लिखते थे ली हंट? न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, पोएम्स, प्ले रिव्यूज, और ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। हाँ जी, किस तरह का लिटरेचर लिखते थे जेम्स ली हंट? इन व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर राइटिंग ही वाज इन्वॉल्व? यस, वेरी राइट सपना एंड सोनिया। देखो हमने पोएम्स पढ़ ली है ना, अबू बेन एडम, न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैंने आपको बता दिया वो जर्नलिस्ट भी थे, और वो कौन से आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में? वो प्ले के रिव्यूज लिखते थे। जैसे हम कोई भी मूवी देखने जाने से पहले उसका रिव्यू पढ़ते हैं ना, कि देखें कि क्रिटिक्स जो हैं या लोगों ने क्या रिव्यू दिए हैं, तो सिमिलरली प्ले रिव्यूज देते थे वो। क्वेश्चन नंबर 22, जेम्स ली हंट वेंट टू प्रिजन फॉर 2 years फॉर, किस वजह से जो ली हंट है वॉज इन प्रिजन? फॉर एम्बेजलमेंट, मतलब कि किसी का पैसा हड़प लेना, थेफ्ट, मर्डर, या लाइबल? किस, what was the reason behind Leigh Hunt spending 2 years in jail? हाँ जी, तो he was in jail for, he was a libel, ठीक है, उस टाइम के किसी पॉपुलर बंदे के बारे में। ठीक है, मैं आपको दोबारा से ये अच्छे से चीज बताऊंगी, उस टाइम के किंग के बारे में, कि पता नहीं किसी एक पॉपुलर बंदे के बारे में इन्होंने कुछ गलत प्रिंट कर दिया था, उसको लाइबल बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे या कुछ ऐसा छपवाए जो कि सच नहीं होता, उसको लाइबल बोल देते हैं। ठीक है, तो उस चीज की वजह से ही स्पेंट 2 years in prison. Question number 23. Who called land gentle-hearted Charles? चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स कौन कहता था? हैजलेट,
Coleridge, De Quincey, or Leigh Hunt, who referred to Charles Lamb as gentle-hearted Charles. Very good, Sapna. Very, very right. Yes, it's S.T. Coleridge. Very good. Romantic poet S.T. Coleridge. Absolutely right, Sonia. Question number 24. Which magazine did James Henry Leigh Hunt edit in 1819 to 1821? ली हंट कौन सी मैगजीन जो है एडिट करते थे 1890 से 1821 तक? द एग्जामिनर, द इंडिकेटर, द रिफ्लेक्टर और द लंदन जर्नल? वेरी गुड मनदीप, वेरी क्विक एंड वेरी राइट. Yes, it's the Examiner. Absolutely right, Mandeep Singh. Yes, it is the Examiner magazine. Question number 24. The Round Table is a collection of essays jointly written by. बच्चे इट इज द एग्जामिनर. एग्जामिनर के साथ जुड़े हुए थे ज्यादा. हाँ जी, द राउंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज पब्लिश्ड जॉइंटली बाय, written jointly by Charles Lamb and William Hazlitt, Charles Lamb and Leigh Hunt, William Hazlitt and Leigh Hunt, William Hazlitt and Thomas De Quincey. किसके जो है कोलैबोरेटिव वर्क है ये? So it was written in collaboration by William Hazlitt and Leigh Hunt. All right. The Round Table is a collection of essays jointly written by William Hazlitt and Leigh Hunt. Question number 26. Which is Thomas De Quincey's best known work? And again, without the options, I know you will be answering this question. कौन से वर्क के लिए थॉमस डी क्विंसी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे? कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, द इंग्लिश मेल कोच, जोन ऑफ आर्क, मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स? वेरी गुड सपना. इट इज कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर. वेरी राइट, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर. Question number 27. Besides being an essayist, De Quincey was also a poet, playwright, biographer or critic. एक एसेस्ट होने के साथ साथ जो है डी क्विंसी और क्या फील्ड में जो है ही रोट? पोएट थे, प्लेराइट थे, बायोग्राफर थे या क्रिटिक थे? Was he a poet, a playwright, a biographer or a critic? So he was a critic as well. All right, he was a critic as well. चलिए, question number 28. Who is the author of On the Principles of Human Action? कौन है राइटर इस वर्क के, इस एसे के? On the Principles of Human Action. Is it written by Leigh Hunt, Thomas De Quincey, William Hazlitt, or Charles Lamb? Who is the writer of On the Principles of Human Action? On the Principles of Human Action. It's an essay and the writer is William Hazlitt. Alright, the writer of this essay is William Hazlitt. Moving on to question number 29. According to the prefatory note to the reader, what does De Quincey hope his memoir will do? ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, उसको ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कहा जाता है, उसको मेमोयर बोला जाता है थॉमस डी क्विंसी का. तो बेसिकली जो है, जो प्रेफरेटरी नोट होता है, ठीक है, जैसे एक तरह से प्रीफेस होता है, उसमें जो है क्विंसी ने क्या कहा था, दैट व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन दिस वर्क फॉर द रीडर्स: entertain the reader, educate readers about the dangers of opium, make opium use more publicly accepted, or encourage more people to use opium. हाँ जी. So yes,
He educates the readers about the dangers of opium, right? Yes, he tells the darker side, although he also confesses that he enjoyed it and he got addicted to it. लेकिन जो है वो अपने रीडर्स को जो है इस चीज के लिए जो है वो मतलब उसके नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं, हार्श जो इफेक्ट्स हैं, वो भी वो कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, इट्स लाइक ही सेज दैट वो आपको अपने काबू में कर लेते हैं जो भी ये ड्रग्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. Which poet does De Quincey praise as a subtle thinker? कौन से पोएट को जो है डी क्विंसी सटल थिंकर कहते थे? सैम्यूल टेलर कोलरिज, पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन या विलियम वर्ड्सवर्थ? To whom did De Quincey refer to as subtle thinker? किसको बोलते थे वो सटल थिंकर? एस.टी. कोलरिज, पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन या विलियम वर्ड्सवर्थ? It was, yes, P.B. Shelley. Very right. P.B. Shelley. चलिए, question number 31. What is the genre of Lake reminiscences written by Thomas De Quincey which deeply offended Wordsworth and other Lake poets? क्या यानर है लेक रेमिनिसाइंसेस का जिस वर्क ने लेक पोएट्स को बहुत ऑफेंड करा था? इज इट एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, बायोग्राफिकल वर्क, tragedy or comedy? What is the genre of Lake Reminiscences written by Thomas De Quincey? So the genre of Lake Reminiscences is autobiographical. It is autobiographical. ठीक है, अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे उन्होंने. ठीक है, रिलेटेड टू द लेक पोएट्स, कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे इन लेक पोएट्स के साथ. That is why these writers, these poets felt offended. Question number 32. When were Leigh Hunt's Abou Ben Adhem and Jenny Kissed Me published? ये दो मेजर पोएम्स हैं ली हंट की, Abou Ben Adhem and Jenny Kissed Me. 1838, 35, 1827 और 1830. कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी ये दोनों पोएम्स? हाँ जी, कौन से ईयर में पब्लिश हुई ये दोनों पोएम्स ली हंट की? So it is 1838. All right, it's 1838. चलिए, क्वेश्चन नंबर 33. बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए. सॉरी, इट्स कोलरिज. इट्स कोलरिज एक्चुअली. ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज. इट्स कोलरिज. ऑल राइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 33. ली हंट बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद. कौन से पोएट के साथ ली हंट जो है बहुत क्लोज थे, इंटीमेट फ्रेंड थे? पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कोलरिज या जॉन कीट्स? कौन से राइटर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थे ली हंट? इट वॉज कीट्स. जॉन कीट्स ने. यस, वेरी गुड सोनिया. आई स्टूड टिपटो अपॉन अ हिल, है ना, जॉन कीट्स की पोएम है ना, आई स्टूड टिपटो अपॉन अ हिल. सो दैट पोएम कीट्स रोट फॉर ली हंट. आई स्टूड टिपटो अपॉन अ हिल. That poem he wrote for Leigh Hunt, right? Question number 34. The poems in Juvenilia, that is by Leigh Hunt first volume of poems, shows his love for. Leigh Hunt की poems की collection है ये Juvenilia, तो उसका love दिखाती है किस चीज के लिए? For Greek literature,
for Roman literature, for Italian literature, or Latin literature? Yes, the poems in Juvenilia by Leigh Hunt shows his love for Greek literature, Roman literature, Italian literature, or Latin literature. So it's basically Italian literature. All right, it's Italian literature. Question number 35 and the last question. Who is best known for his humanistic essays lacking conscious artistry or literary pretension? His writing is noted for the brilliant intellect it reveals. कौन सा राइटर जो है अपने ह्यूमनिस्टिक एसेस के लिए जाना जाता है, उसके एसेस में आर्टिस्ट्री नहीं होती है, ज्यादा लिटरेरी प्रिटेंशन नहीं होती है, इंटेलेक्ट जरूर होता है? इज इट चार्ल्स लैम, विलियम हैजलेट, डी हंट या थॉमस डी क्विंसी? सो यस, which writer? Absolutely right, it's Charles Lamb. And students, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, that it is not confirmed that if we will be taking these lectures further, but for the next time, जैसे ही मई में आपका UGC नेट का एग्जाम हो जाता है, उसके जस्ट बाद we will be starting this batch again and we'll be starting the paid groups as well. ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर एनरोल करते हैं तो आपको पूरा थियोरी जो है उसकी हम प्रेपरेशन करवाएंगे. लाइक जैसे ये सारी एजेस हैं, ठीक है, या उसके बाद हमारा अमेरिकन लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर है, ठीक है, इंडियन लिटरेचर है, वो सारा एक एक करके, चाहे क्रिटिकल थियोरी है, ठीक है, वो सारा वन बाय वन उसमें जो है प्रिपेयर करवाया जाएगा आपको. Right now, because we have to focus on some other major exams as well, तो that is why इसको हम अभी के लिए शायद जो है बीच में छोड़ रहे हैं, मे बी. ठीक है, it's not confirmed, सुरेंद्र, it's not confirmed. ठीक है, if I'll be continuing, you'll get to know. You will get to know if I'll be continuing. I want to continue it, so you will get to know soon. You will get to know soon, right? If I'll be continuing or not. But otherwise, we will be starting this batch again in May. So don't worry about that. Right? Just keep learning what I say every day. Just keep learning. All right? So hopefully I'll see you all soon. All the best to all of you for your exam. Please don't do like this. It will make things difficult for me. I am trying. I will try, Surendra. Don't worry about it. Maybe I will continue with these classes. Maybe it will be 2-3 days break. All right. So we'll let you know. Right. Thank you so much for joining with me every day, especially you 3-4 students who kept on answering the questions all the time. I know you will work hard and you will get through the exam. Definitely, my wishes are with you. Thank you so much. Have a very good day. Have a very good time. हम जुड़ेंगे वापस, राजन. Thank you so much, Sapna. I'm overwhelmed. All right, so hopefully we'll meet soon. Thank you and all the best to all of you for your exam. My wishes are with each one of you. Thank you. Hopefully, Shaina, hopefully we'll be continuing, बच्चे. Hopefully we'll be continuing. Just give me 1 or 2 days, all right? आप लोगों को inform कर दिया जाएगा. Just give me 1 or 2 days. Thank you so much.